गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने हमारा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। कौन सा? लाइट। हमारा लाइट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसका थ्योरी पार्ट कंप्लीटली कंप्लीट हो गया है। अगर आपको देखना हो तो आप देख सकते हो। इसके अलावा जो हमारा नया चैप्टर है वो स्टार्ट करने वाले हैं हम। कौन सा? इलेक्ट्रिसिटी। न्यूमेरिकल्स वगैरह हैं जो इसके इनके बाद मिलेंगे आपको। थ्योरी पार्ट कंप्लीट होने के बाद फिर हम न्यूमेरिकल्स और एग्जांपल्स को कवर करेंगे। अभी हम डिस्कस करेंगे किसके ऊपर? हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। तो इस सबको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। तो हमारा जो चैप्टर है जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हम देखेंगे क्या क्या वो एजेंडा में डिस्कस करेंगे। चलो एजेंडा देखते हैं। सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन के अंदर हम देखते हैं कि हम क्या क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में। हम पढ़ेंगे कि चार्जेस क्या होते हैं, करंट क्या होता है हमारा। ठीक है, ये चार्जेस क्या होते हैं, हमारा करंट क्या होता है। इसके अलावा फिर हम देखेंगे कि ये करंट और चार्जेस के अलावा ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ये पोटेंशियल डिफरेंस कैसे हेल्प करता है किसी चार्ज को मूव करने के लिए और उसकी वजह से करंट फ्लो होता है। वोल्ट मीटर देखेंगे, कैसे वोल्टेज को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है वो वोल्ट मीटर होता है। सिंबल्स देखेंगे हम कुछ अलग अलग क्वांटिटीज के। ठीक है, कुछ कंपोनेंट्स ऐसे हैं जिनके हमें सिंबल्स को, जब सिंबल्स की ज़रूरत पड़ेगी, जब हम डायग्राम्स को रिप्रेजेंट करेंगे, अपन सर्किट बनाएंगे, तो पहले उनकी सारी आइडेंटिटी देखेंगे और कैसे उनको रिप्रेजेंट करते हैं। देन ऑनवर्ड फिर देखेंगे कि ओम्स लॉ क्या होता है और कैसे ये काम करता है ओम्स लॉ। और ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखेंगे इसकी, जो कि है वोल्टेज करंट ग्राफ। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस की यूनिट देखेंगे और वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होता है। और कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो हमारे रेजिस्टेंस को इफेक्ट करते हैं, जो हमारे करंट फ्लो को इफेक्ट करते हैं, वो सारे फैक्टर्स भी हम देखेंगे। रजिस्टिविटी क्या होती है और कैसे ये रेजिस्टेंस से अलग होती है। रजिस्टिविटी कैसे रजिस्टिविटी रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है और ये जो रेजिस्टेंस है ये कैसे काम करता है। फर्दर वी विल डिस्कस अबाउट द रजिस्टर इन सीरीज एंड रजिस्टर इन पैरेलल। इन दोनों चीज़ों पे भी हम ध्यान देंगे। इसके अलावा फिर इनके कॉम्बिनेशंस को देखेंगे अलग अलग तरीके से और कैसे डिफरेंट वोल्टेज में फ़र्क पड़ता है, कैसे करंट चेंज होता है और कैसे कैसे डे टू डे लाइफ के अंदर हम अलग अलग सीरीज और पैरेलल दोनों टाइप के रेजिस्टेंस को यूज़ करते हैं, वो भी हम देखेंगे। एंड इन द एंड वी विल डिस्कस अबाउट द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, कि जो हीटिंग प्रोड्यूस होती है किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट से उनका क्या एप्लीकेशंस हैं, कैसे जूल्स जो लो है, कैसे जो जूल्स लो है हीटिंग का, उसको हम डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से और फिर उसके एग्जांपल्स को देखेंगे। न्यूमेरिकल्स वगैरह हम अगली प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिलेंगे जब इसका थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। ओके, so let's begin our chapter with the charge. What is charge? So now we will discuss about the charge. देखो, कोई भी पार्टिकल होता है, कोई भी बॉडी होती है या फिर कोई भी पार्टिकल होता है, उसके पास कुछ फंडामेंटल्स क्वांटिटीज होती हैं। हम उसको कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज दे के रखते हैं, जैसे कि इसका एक स्पेसिफिक क्या है, मास है। इसका एक स्पेसिफिक मास है, ऐसे ही ये कोई वॉल्यूम भी कंटेन कर रहा होगा, ये कोई वॉल्यूम भी कंटेन कर रहा होगा। एंड सिमिलरली वॉल्यूम के साथ साथ इसके पास वेट भी होगा, इसके पास फर्दर बहुत सारी चीजें हैं जो इनके पास हैं, जैसे कि एक एनर्जी। अगर कोई बॉडी रेस्ट में भी है तो उसके पास कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है। सिमिलरली इसी तरीके से अगर मैं आपको बोलूं कि कोई भी पार्टिकल जो होता है, कोई भी सब्सटेंस होता है, वो फॉर्मेशन कैसे होती है, उसकी उसकी फॉर्मेशन होती है छोटे छोटे टिनी पार्टिकल से। और उन टिनी पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं, एटम्स। एटम्स। और एटम्स को भी अगर अपन फर्दर डिवाइड करते हैं तो ये न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनते हैं। ठीक है, ओके सर, हमें समझ में आया। आपको इतनी नॉलेज है कि जो प्रोटॉन है ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है और जो इलेक्ट्रॉन है ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है और प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, जबकि वहीं जो न्यूट्रॉन होता है ये न्यूट्रल होता है। तो अगर कोई भी बॉडी बनी है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट बना है तो उसके अंदर एटम्स हैं, और अगर उसके अंदर एटम्स हैं तो उसके पास चार्ज पार्टिकल्स ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। तो दीज चार्ज पार्टिकल मेक दिस बॉडी एन चार्ज बॉडी। और यही जो चार्ज होता है, ये जो चार्ज होता है, ये यहीं से निकल के आता है, क्योंकि इनके पास पहले से हैं ये चीजें। तो आपको शायद समझ में आए कि चार्ज होता क्या है और किसी भी बॉडी के अंदर चार्ज क्यों होता है, क्योंकि उसके पास एटम होते हैं और एटम के पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं जो ऑलरेडी चार्ज है। इसलिए ये जो बॉडी है कोई भी बॉडी रहेगी वो चार्ज बॉडी रहेगी। ओके, ओके सर। ये चार्ज होता क्या है, ये एक तरीके से अट्रैक्शन एंड रिपल्शन का काम करता है। ये जो चार्ज है ये अट्रैक्शन और रिपल्शन का काम करता है और एक दूसरे को बैलेंस करके रखता है, बस ये। ओके, अब हम डेफिनेशन देखते हैं चार्ज। लाइक मास, द चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। किसी भी मैटर की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, जैसे मास है, वॉल्यूम है, एनर्जी है, ऐसे ही एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जो क्या है, चार्ज है।
चार्ज में भी नेगेटिव एंड पॉजिटिव, चार्ज पॉजिटिव भी नेगेटिव भी हो सकता है एंड पॉजिटिव भी हो सकता है। क्यों होते हैं सर ये चार्ज पार्टिकल सिर्फ पॉजिटिव एंड नेगेटिव? क्योंकि बेटा इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, और ये दो तरीके के चार्ज ही किसी बॉडी में रह सकते हैं। तो मीन्स चार्ज सिर्फ दो तरीके के हो सकते हैं, या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है सर। तो ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ, आपको समझ में आ गया कि सर ये चार्ज क्या होता है और ये चार्ज आया कहाँ से है किसी भी बॉडी के ऊपर। अब मेरी बात सुनो, जो पॉजिटिव चार्ज हो सकता है किसी बॉडी पे, या फिर उस बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो सकता है, ये जो चार्जेस होते हैं ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि आपने जे थॉमसन मॉडल के अंदर आपने देखा होगा, या फिर रदरफोर्ड मॉडल के अंदर देखा होगा केमिस्ट्री के अंदर, कि ये जो सारे चार्जेस होते हैं ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रॉन को जो सेंटर है किसी भी एटम का वो अट्रैक्ट करके रखता है, तो मीन्स इनके पास एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी फॉर अट्रैक्शन। ये हमेशा अपोजिट चार्जेस को अट्रैक्ट करते हैं। कैसे? लाइक दिस। ये मान लो कोई भी पॉजिटिव चार्ज है और ये मान लो कोई भी नेगेटिव चार्ज है, तो ये दो चार्ज हैं, ये आपस में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखाएंगे। ये आपस में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखाएंगे जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। इसको जो फोर्स रहेगा इन दोनों के बीच में वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहेगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है सर, हमें समझ में आ गया कि चार्ज दो तरीके के हो सकते हैं, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वजह से चार्ज आता है किसी बॉडी पे। इसके बाद सुनो, कोई भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज रहेंगे। अगर कोई एक पॉजिटिव चार्ज है और एक चार्ज है तुम्हारा नेगेटिव, तो ये हमेशा आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे की साइड। ठीक है, ये अपनी साइड अट्रैक्ट करेगा इसको और ये अपनी साइड अट्रैक्ट करेगा। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है जैसे कि एटम। एटम के सेंटर के अंदर कैसा होता है? एटम के सेंटर के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि एटम के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं। तो न्यूट्रॉन तो वैसे ही न्यूट्रल है, तो प्रोटॉन होता है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एटम के चारों तरफ चक्कर निकालते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बाहर क्यों नहीं जाते? ये बाहर क्यों नहीं जाते? क्योंकि इनका जो सेंटर है, इसका जो सेंटर है जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, ये इसको अट्रैक्ट करके रखता है। दैट्स वाई दैट इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट एग्जिट। इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जाते सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। इससे हमें ये समझ में आता है कि यस सर, जो अपोजिट चार्ज होते हैं जैसे कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये चार्ज आपस में अट्रैक्ट करते हैं। वहीं वहीं अगर मैं आपसे बात करूं कि जो अपोजिट चार्ज ना होकर जो सेम चार्ज है, जो सेम चार्ज हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, ये एक दूसरे को हमेशा रिपेल करते हैं, ये एक दूसरे को हमेशा रिपेल करते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो मतलब जो सिमिलर चार्जेस होते हैं, जो लाइक चार्जेस होते हैं, वो एक दूसरे को हमेशा रिपेल करेंगे। हम देखते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। द चार्ज एक्वायर्ड बाय ए ग्लास रोड व्हेन रब्ड विद सिल्क इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज। मींस, मेरी बात ध्यान से सुनना तुम, मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना। हमने क्या किया? हमने लिया एक कपड़ा, हमने लिया एक कपड़ा, क्या लिया? सिल्क लिया हमने, और इस सिल्क से हमने एक ग्लास रोड को रब किया। ठीक है, ये हमने एक ग्लास रोड ली, ग्लास रोड ली, और हमने इस ग्लास रोड को इसके साथ रब किया। तब हमें पता चला कि कोई ना कोई चीज ऐसी है जो या तो इसके पास आई है या फिर इसके पास आई है। ये हमें पता कैसे चला? जब हम इस ग्लास रोड को, जब हम किसी ग्लास रोड को छोटे छोटे पेपर के टुकड़ों के पास लेके जाएंगे, या फिर तुम्हारे हेयर्स जो होते हैं उनके पास जब हम लेके जाएंगे, या फिर जो हमारे हेयर्स हैं उनके पास जब हम इसको लेके जाएंगे, तो ये क्या रोड करेगी? उन चीज़ों को अट्रैक्ट। सिमिलरली अगर हम रोड को यहाँ लेके जाएंगे, तो ये रोड इसको क्या करेगी? अट्रैक्ट करेगी, और ये एक दूसरे से स्टिक हो जाएंगे। ये स्टिक क्यों हुए हैं? क्योंकि देर इज सम चार्ज एक्वायर विद दिस ग्लास रोड, एक्वायर बाय दिस ग्लास रोड। ओके, तो जो ग्लास रोड जब सिल्क के साथ रब करती करी जाती है, तो उस टाइम के अंदर जो ग्लास रोड के पास जो चार्ज आता है वो कौन सा चार्ज आता है? वो आता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो यहाँ लिख रखा है यही, द चार्ज एक्वायर बाय द ग्लास रोड, जो ग्लास रोड चार्ज एक्वायर करती है व्हेन रब विद द सिल्क, सिल्क के साथ रब करने पर कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज। कि ये जो चार्ज एक्वायर हुआ है ग्लास रोड पे, ये कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि व्हेन एन ग्लास रोड इज रब विद सिल्क, then what the charge acquired by the glass rod, then that charge is positive charge. Okay, okay. इसके अलावा द चार्ज एक्वायर बाय द रोड व्हेन रब्ड विद वुल। ठीक है, अगर 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 इसको यहां से हटाओ, और ये जो रोड है सिर्फ इसको तुम लिखो, कौन सी रोड? इसको तुम लिखो एबोनिटी रोड। जब किसी भी वूल के कपड़े के साथ, जब किसी भी वूल के कपड़े के साथ तुम एबोनिटी रोड को रब करोगे, तो जो चार्ज एबोनिटी रोड एक्वायर करेगी, उस टाइम पे जो चार्ज एबोनिटी रोड एक्वायर करेगी वो कैसा रहेगा? वो रहेगा सर नेगेटिव चार्ज। वो कैसा रहेगा? नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे दो कंडीशन है, यहाँ पे दो कंडीशन है। कंडीशन नंबर वन, कंडीशन नंबर वन तुम्हारी बोलती है कि जब तुम किसी भी सिल्क को, जब तुम सिल्क के साथ
सिल्क के साथ किसी रोड को रब करोगे और वो रोड कैसी है, ग्लास की है, ग्लास रोड। देन द रोड देन दैट रोड विल एक्वायर, तो उस टाइम पे जो ये रोड है, दिस रोड विल एक्वायर ए पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज को ये एक्वायर करेगी उस टाइम पे। वहीं अगर साइमल्टेनियसली मैं आपको दूसरी कंडीशन को समझाता हूँ कि जब हम एक वुल का कपड़ा लेंगे, जब हम एक वुल का कपड़ा लेंगे और उसके अंदर एबोनिटी रोड को रब करेंगे, ठीक है, किसके साथ रब कर रहे हैं अपन, एबोनिटी रोड को रब कर रहे हैं, तो जो चार्ज एक्वायर बाय दिस रोड इज नाउ नेगेटिव, नाउ नेगेटिव, ये जो चार्ज है ये नेगेटिव है। तो मतलब कि अलग अलग चार्जेस एक्वायर किए जाते हैं बाय अलग अलग ऑब्जेक्ट्स व्हेन दे गॉट रब्ड। तो अगर इस ग्लास रोड के टाइम पे कंडीशन नंबर 1 में ग्लास रोड के टाइम के पर अगर रोड ने पॉजिटिव चार्ज एक्वायर किया है, तो वहीं जो चार्ज एक्वायर किया गया है सिल्क के द्वारा वो कैसा है, नेगेटिव है। कोई दिक्कत है यार। और वहीं अगर सेकंड कंडीशन में हम देखते हैं जो एबोनिटी रोड ने जो चार्ज एक्वायर किया है वो अगर नेगेटिव है, तो जो चार्ज एक्वायर करा जाएगा वुल के द्वारा, वुल के कपड़े के द्वारा, वो कैसा रहेगा सर, वो पॉजिटिव रहेगा। क्यों? क्योंकि नेट जो चार्ज रहेगा वो क्या रहेगा, एकदम कंजर्व, नेट चार्ज रहेगा कंजर्व। ठीक है सर, यहाँ तक हमें समझ में आ गया कि कौन सा पॉजिटिव चार्ज कैसे हमें पता चल सकता है या फिर नेगेटिव चार्ज कैसे हमें पता चल सकता है, कौन सी चीज़ कैसे लेगी। ग्लास रोड पॉजिटिव चार्ज लेगी, वहीं पे जो सिल्क का क्लॉथ है वो नेगेटिव चार्ज लेगा। और सेकंड केस के अंदर एबोनेटी रोड जो होगी वो नेगेटिव चार्ज लेगी, और जो ये वूल रहेगा ये कैसा चार्ज लेगा, ये पॉजिटिव चार्ज लेगा। इसके अलावा मैंने आपको प्रॉपर्टीज समझा दी। प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, प्रॉपर्टी क्या होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की, कि लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर जस्ट लाइक प्रोटॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। और जब इलेक्ट्रॉन घूमता है, जब इलेक्ट्रॉन सेंटर की तरफ चारों तरफ रेवोल्यूशन करता है, तो वो अट्रैक्ट करता है सेंटर की तरफ ड्यू टू दिस चार्ज, ड्यू टू दिस चार्ज मीन्स अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। वहीं लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अगर मैं आपको इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन को रखूंगा साथ में, तो ये एक दूसरे को एकदम रिपेल करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो लाइक चार्जेस हैं, एक जैसे चार्ज हैं वो रिपेल करते हैं, और जो सिमिलर चार्जेस हैं वो रिपेल ही करेंगे, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो चार्ज है, ये जो भी चार्ज है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। इसके भाई हमने चार्ज तो पढ़ लिया कि हाँ सर चार्ज कोई चीज़ है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है किसी मैटर की। अब उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक बताओ कि ये क्या कैसे कैसे काम करती हैं, इसका क्या यूजेस हैं। तो हम देखते हैं, जैसे कि आपने लाइटिंग नहीं देखी होगी। लाइटनिंग क्यों होती है, लाइटनिंग होती है जब भी कोई क्लाउड एक क्लाउड जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज का हो जाता है एक साइड से, और उसके दूसरी तरफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स आ जाते हैं। वहीं अगर दूसरा जो क्लाउड है इसके अंदर एक साइड से नेगेटिव चार्ज आएंगे और दूसरी साइड इसके पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये जब आपस में टकराएंगे देन दिस कोलिजन मेक एंड ए स्ट्राइक बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, दिस स्ट्राइक क्रिएट ओके। तो तुम समझ में आया कि सर आसमान में जो लाइटनिंग होती है वो किस वजह से होती है। कोई भी जो क्लाउड्स होते हैं, एक क्लाउड पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को एक साथ इकट्ठा कर लेता है, सारे चार्ज एक साइड में आ जाते हैं। वहीं अगर कोई दूसरा क्लाउड जो होगा वो उसके एक साइड में नेगेटिव चार्ज पार्टिकल आ जाएंगे, जब वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके एकदम से कोलाइड करेंगे, कोलैप करेंगे, देन दिस लाइटनिंग विल हैपन। तो ये जो चार्ज पार्टिकल है ये ही क्रिएट करते हैं किसका, लाइट्स का। और इस चार्ज पार्टिकल की हम प्रॉपर्टीज को अब देखने वाले हैं। इसकी प्रॉपर्टीज को हम देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले प्रॉपर्टी देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चार्ज, एडिशन ऑफ चार्ज। इसका मतलब ये है कि मान लो टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी इज एल्जेब्रिक सम ऑफ वन एंड मोर चार्जेस। मान लो चार्जेस ये कोई भी वैल्यू है, अभी तुम उस चीज को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, कोई भी वैल्यू मान ले। मैंने तो आपको बोला कि जो चार्जेस हैं वो किससे मिलके बनते हैं, चार्जेस मिलके बनते हैं हमेशा इलेक्ट्रॉन से। नेगेटिव चार्ज जो भी पार्टिकल है, अगर वो उसमें कोई भी एक यूनिट चार्ज की मानेंगे तो वो एक यूनिट है इलेक्ट्रॉन की। ठीक है। तो इसमें मान लो मैंने बोला कि कोई भी क्वांटिटी है, वो क्वांटिटी कितनी है, एक्स है। वहीं अगर मैं आपको एक इलेक्ट्रॉन और की बात करता हूं तो उसके अंदर भी कैसी है, एक्स ही है। ठीक है, चार्ज, क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन के पास सेम चार्ज है, हर इलेक्ट्रॉन के पास सेम चार्ज है, ऐसे सबके पास एक चार्ज रहेंगे। इसके पास इतना चार्ज है, इसके पास इतना चार्ज है, इसके पास इतना चार्ज है। वहीं अगर मैं आपको बोलता हूँ कि ये जो 3 इलेक्ट्रॉन वाला चार्ज है ये किसी एक ही बॉडी के अंदर है, किसी एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर है, ये क्या है, ये किसी एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर है, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन एंड 3 इलेक्ट्रॉन, और इसके पास कितना चार्ज है, एक्स, इसके पास भी एक्स है, इसके पास भी एक्स है। देन वेन एवर आई कैलकुलेट द नेट चार्ज, अगर मैं इसके नेट चार्ज की बात करूंगा, तो मैं क्या करूंगा,
इसके चार्ज को प्लस इसके चार्ज को प्लस इसके चार्ज को जोड़ दूंगा तो मेरे पास 3x आ जाएगा। अभी तुम ये मत सोचो कि ये x क्या है, बस तुम ये याद रखो कोई भी चार्ज है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, कोई भी चार्ज है, अगर एक इलेक्ट्रॉन के अंदर जितना चार्ज है फिर इसका दूसरा इलेक्ट्रॉन तीसरा इलेक्ट्रॉन, हम तीनों इलेक्ट्रॉन के अलग अलग चार्जेस को ऐड ऑन कर देंगे, देन हमारे पास नेट चार्ज आ जाएगा किसी भी ऑब्जेक्ट का। तो ये यही बोल रहा है कि अगर हमें चार्ज को ऐड करना है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, द टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी इज एन अलजेब्रिक सम ऑफ वन एंड मोर देन वन चार्जेस। या तो एक चार्ज या फिर जितने भी चार्ज पार्टिकल्स हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन उस बॉडी के पास हैं, उन सबको हम ऐड कर देंगे। अगर हम सबको ऐड कर देंगे तो हमें नेट चार्ज मिल जाएगा उस बॉडी के ऊपर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है सर। अब ये जो एक्स है ये क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन, एक सेकेंड, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो क्या है? ये एक्स है। ठीक है, हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना भी चार्ज रहेगा, अगर हम उससे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई कर देंगे, मान लो एक इलेक्ट्रॉन पे एक्स चार्ज है, हमने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास निकल के आएगा नेट चार्ज। ठीक है सर, हमें यहाँ तक समझ में आ गया। आप आगे बताओ नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोलती है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज कैन नेवर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। बेटा मेरी बात ध्यान से सुनना। हमें पता है कि जो चार्ज कैसे बनता है किसी बॉडी के ऊपर, या तो वो चार्ज इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा या फिर जो चार्ज है वो प्रोटॉन की वजह से होगा। और हमें पता है कि सबसे छोटी यूनिट किसी भी मैटर के अंदर क्या होती है? एटम। और एटम तीन चीजों से मिलकर बनता है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ही चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ही चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। तो हम ना तो इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना ही प्रोटॉन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना ही इलेक्ट्रॉन को क्रिएट एंड ना ही प्रोटॉन को क्रिएट कर सकते हैं। इट मीन्स जो चार्ज है ये ना तो क्रिएट हो सकता है और ना ही कभी भी डिस्ट्रॉय हो सकता है। ये हो सकता है आपको कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी के अंदर आपको ट्रांसफर होता दिख जाए। ये हो सकता है इसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन थे, हमने इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, हमने किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ इसको रब करवाया, देन ये जो 5 इलेक्ट्रॉन चार्ज है, ये जो 5 इलेक्ट्रॉन चार्ज है, ये इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन चला गया और इस बॉडी के पास अब 2 इलेक्ट्रॉन चार्ज बचा है। ये हो सकता है कि चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर जाए, लेकिन हम ना तो प्रोटॉन ना ही इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना ही उन्हें क्रिएट कर सकते हैं। तो इसका मतलब सीधा सा है कि चार्ज कैन नेवर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली गेट ट्रांसफर्ड। कोई दिक्कत है? मैं आपको वैसे ही नहीं बताऊंगा बिल्कुल भी, एकदम डिटेल से, एकदम बेसिक से लेके चलूंगा मैं सारी चीज़ों को, और एक एक चीज़ खोल के बताऊंगा कि ये कहाँ से हुआ है, ये किस लिए है, हम क्यों नहीं बना सकते चार्ज को, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन को ही नहीं बना सकते तो चार्ज कहाँ से बनेगा। हम प्रोटॉन को भी नहीं बना सकते तो पॉजिटिव चार्ज बनाएंगे कहाँ से, और हम इन्हें बिल्कुल भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। इट मीन्स चार्ज कभी डिस्ट्रॉय भी और क्रिएट भी नहीं हो सकता। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अब आता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जो मैंने अभी आपको पहले बात बोली थी। मान लो कोई भी एक इलेक्ट्रॉन है, उसके पास कैसा चार्ज है? उसके पास चार्ज है सर, मान लो x, मैंने बोला था आपको। अगर उसी बॉडी के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन और है और उसके ऊपर भी सेम चार्ज रहेगा, क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन के ऊपर सेम चार्ज होता है, तो उसके पास भी x चार्ज है। नेक्स्ट एक इलेक्ट्रॉन और है और उसके पास कितना चार्ज है? x चार्ज है। जब मैंने आपको पहली प्रॉपर्टी बताई थी एडिक्टिविटी ऑफ चार्ज, मीन अगर मैं हर इलेक्ट्रॉन के चार्ज को सिर्फ और सिर्फ ऐड भी कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा नेट चार्ज। दिस इज व्हाट? दिस इज नेट चार्ज। ठीक है, तो मतलब कि अगर मैं आपको बोलूं कि जो x है ये चार्ज है किसका? एक इलेक्ट्रॉन का, और जो ये 3 है ये क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक्स क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी बॉडी पे 3 इलेक्ट्रॉन थे तो एन की वैल्यू कितनी हो गई हमारी? 3 हो गई। ऐसे ही कितने, एक के ऊपर जितना चार्ज है वो एक्स है। तो इसी को बोलते हैं कि जब हम चार्ज को कंटिन्यूअसली देखते हैं, रियल में वो नहीं होता है। ठीक है, रियल में वो कंटिन्यूअसली नहीं होता है। हम इस बॉडी के ऊपर बोलेंगे, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर हम बोलेंगे 3 इलेक्ट्रॉन्स, मीन चार्ज कितना है इसका? 3 इलेक्ट्रॉन्स वाला चार्ज है, उसके पास 3x चार्ज है। क्या ये कंप्लीट चार्ज एक जैसा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये जो 3x चार्ज है ये बना है एक इलेक्ट्रॉन प्लस में एक इलेक्ट्रॉन प्लस में एक इलेक्ट्रॉन, लेकिन जब हम कंबाइनली बात करेंगे तो इसकी पूरे की बात करेंगे कि इसके ऊपर कितना चार्ज है? 3x चार्ज है। ठीक है, 3x चार्ज है। दिखता तो इस बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा चार्ज है, लेकिन वो चार्ज कंटिन्यूअसली नहीं है। वो किससे बना है? छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन के चार्जेस को ऐड करने के बाद हमारे पास वो नेट चार्ज आया है। तो ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है? चार्ज इज नॉट ए कंटिन्यूअस क्वांटिटी। ये कंटिन्यूअस क्वांटिटी नहीं है, हमें दिख रही है कि ये 3x है,
3x हमें दिख रही है, इसकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी और हम बोलेंगे कि इसके ऊपर कोई मान लो ये कुछ भी आती है, ये 500 500 आती है मान लो, तो हम बोलेंगे बोलेंगे कि इस बॉडी के ऊपर 500 चार्ज है। लेकिन 500 नहीं है, ये बना है किससे? ये बना है एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को मल्टीप्लाई करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो ये कंबाइनली चार्ज हमारा निकल के आता है। तो मीन्स चार्ज इज नॉट ए कंटिन्यूअस क्वांटिटी बट इट एग्जिस्ट इन डिस्टिंक्ट पैकेट, और ये पैकेट होते हैं एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है वो डिस्टिंक्ट पैकेट होता है, छोटे छोटे पैकेट होते हैं, विद द स्मॉल पैकेट बीइंग द एलिमेंट्री चार्ज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक एलिमेंट्री चार्ज है ई, जिससे जिससे बहुत सारे ई मिलके, बहुत सारे ई को हम जब जोड़ते हुए चले जाते हैं, जोड़ते हुए चले जाते हैं, तो नेट चार्ज आता है, वो आता है हमारा एन ई। और एन क्या है? जो नंबर ऑफ स्मॉल पैकेट्स हैं, ये जो नंबर ऑफ स्मॉल पैकेट हैं ये आता है हमारा लास्ट में निकल के। कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम नेक्स्ट देखते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है किसका? द टोटल चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट कैन बी फाउंड यूजिंग द फॉर्मूला Q इज इक्वल्स टू एन ई। और n क्या है बेटा? n क्या है? n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये n जो रहेगा ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा, और एक ये जो x रहेगा, ये जो x है ये क्या है? ये ही है ये e। ये जो x है ये ही है वो e। ये क्या है? एकदम एलिमेंट्री चार्ज, एकदम एलिमेंट्री चार्ज। और इस चार्ज की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? इस चार्ज की वैल्यू होती है, ये जो हमारा x था ये क्या है? ये ही हमारा है e। और इस चार्ज की वैल्यू होती है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज रहेगा वो एक यूनिट है, एक ई की वैल्यू है, और वो वैल्यू कितनी है? 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, जस्ट स्किप दिस कूलम, बस तुम अभी ये याद रखो कि 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जो वैल्यू है ये है एक इलेक्ट्रॉन, मीन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, वन इलेक्ट्रॉन। और यही वैल्यू है किसकी? इस ई की, इस ई की यही वैल्यू है। और ये जो ई है यही हमारे एग्जाम्पल में एक्स था, यही हमारे एग्जाम्पल में एक्स था। तो वो एग्जाम्पल में दोबारा लिखता हूँ कि मान लो कोई भी एक चार्ज है, ये कोई भी एक चार्ज है, वो है ई। सेकंड चार्ज कितना है? सेकंड चार्ज भी ई है। थर्ड चार्ज कितना है? थर्ड चार्ज भी ई है। और अगर मुझे टोटल चार्ज निकालना है इस बॉडी के ऊपर, तो मैं इन सारे चार्जेस को ऐड कर देंगे और लास्ट के अंदर मुझे पता चलेगा कि इसमें 3 ई चार्ज है। ये 3 क्या है? ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये ई क्या है? चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। तो तुम्हारे पास नेट चार्ज निकल के आ जाएगा जब तुम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई कर दोगे, देन यू विल गेट द नेट चार्ज ऑन दैट बॉडी। ठीक है, तो नेट चार्ज ऑन द बॉडी इज इक्वल्स टू क्यू दैट इज इक्वल्स टू एन ई, क्यू दैट इज इक्वल्स टू एन ई। एन स्टैंड फॉर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ई स्टैंड फॉर चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत है? दिस इज द मैग्नीट्यूड फॉर द चार्ज ऑन सिंगल प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। समझ में आई मेरी बात? ये वो चार्ज है, ये जो तुम्हें दिख रहा है यहाँ पर, ये वो चार्ज है जो एक इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन के ऊपर चार्ज रहता है। अगर मैं आपसे बात करूं प्रोटॉन की, अगर मैं आपसे यहाँ बात करूं प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन के ऊपर 1.602 इंटू 10⁻⁻19 ये प्लस का चार्ज रहता है। और अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहेगा 1.602 इंटू 10⁻⁻19। कोई दिक्कत है? सर हमें कोई दिक्कत नहीं है, मिटा दो। यहाँ तक हमें सारा समझ में आ गया कि जो प्रॉपर्टीज़ है, कैरेक्टरिस्टिक है कि हमें कोई भी चार्ज को एडिट करना है। अगर हमें नेट चार्ज चाहिए तो हम सारे चार्जेस को ऐड कर देंगे। चार्जेस कौन से हैं? जो छोटे छोटे पैकेट्स के अंदर हैं, जो एलिमेंट्री चार्ज है, उन सारे चार्जेस को ऐड कर देंगे और फिर वो हमें कंटिन्यूस क्वांटिटी दिखेगी। रियल में वो नहीं है। और वो एलिमेंट्री चार्ज क्या है? इलेक्ट्रॉन का एक चार्ज, या प्रोटॉन के ऊपर एक प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो। हमें नेट चार्ज निकालना है तो हम क्या करेंगे? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन के चार्ज से। ठीक है सर। यू कैन ओनली हैव होल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। मैंने आपको बताया था होल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे। तुम 1.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सर मैंने आपको बताया मेरे बच्चों
कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कंप्लीट ही होगा, हम उसको तोड़ ही नहीं सकते। तो अगर इलेक्ट्रॉन है तो वो वन ही कंसिडर होगा, अगर दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो वो टू कंसिडर होंगे, तीन इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो वो थ्री कंसिडर होंगे। इसलिए जो ट्रांसफर ऑफ चार्ज होगा मींस ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और अगर ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये होल नंबर में ही हो सकते हैं, इसलिए जो चार्ज वो ट्रांसफर होगा किसमें, होल नंबर में। कोई दिक्कत है? तो यहाँ से तुम्हें समझ में आई ये चीज़ कि सर जो ट्रांसफर ऑफ चार्ज है ये कैसे होता है, ये होता है होल नंबर में, होल नंबर के अंदर होता है ये, होल नंबर में होता है ये, ठीक है, होल नंबर। सो द टोटल चार्ज इज ऑलवेज ए होल नंबर, मीन्स हाँ इलेक्ट्रॉन अगर होल नंबर में ट्रांसफर होंगे तो टोटल चार्ज भी हमेशा होल नंबर में ट्रांसफर होगा। एंड द होल नंबर मल्टीपल ऑफ द एलिमेंट्री चार्ज, मल्टीपल, ये क्या है, मल्टीपल ही है किसका, एलिमेंट्री चार्ज, इलेक्ट्रॉन का। कोई दिक्कत है? यू कैन नॉट हैव ए फ्रैक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन चार्ज, आपके पास फ्रैक्शन रह ही रहेगा क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन को नहीं तोड़ सकते। ओके सर, हमें यहाँ तक प्रॉपर समझ में आया। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं किसके ऊपर, इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर। नेक्स्ट देखते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इतना तो मैं आपको बता चुका कि सर जो चार्ज होते हैं, जो चार्ज होता है ये कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, ना ही क्रिएट किया जा सकता है, बट इट कैन ट्रांसफर। बस यही जो प्रॉपर्टी है ना कि ये ट्रांसफर हो सकता है, यही जनरेट करती है हमारे इलेक्ट्रिक करंट को। कैसे करती है उसको देखते हैं, मैं मिटा देता हूँ इसको, ठीक है। ओके सर, अब मेरी बात सुनो। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, मतलब जो ट्रांसफर हुआ है इलेक्ट्रिक चार्ज का एक बॉडी से दूसरी बॉडी के ऊपर, जो ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है इसकी वजह से क्या ट्रांसफर हुआ है, हमारा चार्ज। इस इलेक्ट्रॉन के एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होने से हमारा चार्ज ट्रांसफर हुआ है। और किस हिसाब से ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं दूसरी बॉडी में, किस हिसाब से एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन कितने टाइम में ट्रांसफर हो रहे हैं किसी दूसरे बॉडी के अंदर, या फिर एक ही बॉडी में एक जगह से और दूसरी जगह के अंदर भी जो ट्रांसफर हो रहा है इन इलेक्ट्रॉन्स का, किस रेट में हो रहा है, या एक इलेक्ट्रॉन हो रहा है, पांच इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन को होने में 2 सेकंड लग रहे हैं, पांच इलेक्ट्रॉन को होने में कितना टाइम लग रहा है, बस वो ही हमें बताता है क्या, ये इलेक्ट्रिक करंट। मींस इलेक्ट्रिक करंट इज नथिंग बट द फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। जो ये चार्ज का फ्लो है, चार्ज का ट्रांसफर है वन बॉडी टू अनदर, या फिर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में किसी एक ही बॉडी के अंदर, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। ओके, इलेक्ट्रिक करंट इज कैरिड बाय मूविंग इलेक्ट्रॉन, मैंने बताया जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे, या फिर एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर, वो क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं इस इलेक्ट्रिक चार्ज को थ्रू ए कंडक्टर। मीन्स कुछ भी लगा लो, कोई भी वायर लगा लो आप, उसके अंदर से अगर जो ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, या फिर मूवमेंट हो रही है किसकी, चार्ज की, वो क्रिएट करता है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अब इसके बाद मैं इसको मिटाता हूँ और तुम्हें नेक्स्ट चीज समझाता हूँ। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। क्या होता है कि ये वाला पॉइंट समझो तुम, ये वाला पॉइंट समझो तुम। मान लो कोई भी ये वायर है, ये क्या है तुम्हारी, ये वायर है, मान लो तुम्हारी ये वायर है ये तुम्हारी, इसके अंदर यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन है, अगर इलेक्ट्रॉन है तो मतलब चार्ज है। ओके सर, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है और ये मूव करके यहाँ पे आ गया। अब तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन कहाँ है, ये है, ये फाइनल पोजीशन है, और ये इस इलेक्ट्रॉन की मीन्स इस चार्ज की इनिशियल पोजीशन है। अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है, तो इसके जस्ट अपोजिट हम बोलते हैं क्या होता है, फ्लो, किसका, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मतलब कि सर चार्ज के मूव करने से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है, यस, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है चार्ज के मूव करने से, लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक करंट है इसकी जो डायरेक्शन होती है ये क्या होती है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ चार्ज। कि जिस डायरेक्शन के अंदर चार्ज मूव करेगा, अगर मान लो चार्ज की डायरेक्शन ये है, मूवमेंट की डायरेक्शन ये है, तो चार्ज है ये अगर इस डायरेक्शन के अंदर मूव करेगा तो इलेक्ट्रिक करंट किस डायरेक्शन में मूव करेगा,
करंट मूव करेगा इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। ओके सर, हमें समझ में आया किसी भी चार्ज के मूवमेंट की वजह से करंट जनरेट होता है, लेकिन जो करंट का जो मूवमेंट होता है वो चार्ज के मूवमेंट से बिल्कुल अपोजिट होता है। और ये बात बोल रहा है कि बाय कन्वेंशन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मैं तुम्हें समझाने के लिए इस चीज को यहाँ पे थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ, बाकी तुम्हें समझ में आए तो ठीक है, नहीं तुम स्किप कर देना, मैं बस तुम्हें डिटेल में समझा रहा हूँ एक बार। होता क्या है बच्चों कि ये क्या होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन है मान लो, यहाँ पे कोई भी एक इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, यहाँ से मूव कर रहा है इस डायरेक्शन के अंदर, ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इस डायरेक्शन के अंदर। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कब जा सकता है, कोई भी चार्ज मूव कब करेगा, जब उसको कोई चीज अट्रैक्ट करेगी या उसको कोई चीज रिपेल करेगी। मान लो इसके पीछे यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पर कोई भी एक पॉजिटिव चार्ज इसको दिखा, यहाँ पे अगर कोई भी पॉजिटिव चार्ज इसको दिखा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अपने को स्टेबल करने के लिए इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करेगा। तो यहाँ पे एक स्पेस क्रिएट होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव कर जाएगा एक स्पेस क्रिएट होगा, ये जो स्पेस है, ये जो स्पेस है ये खाली बच जाएगा, ये खाली बच जाएगा। और ये कैसा रहेगा, एक तरीके से ये रहेगा थोड़ा सा पॉजिटिव, ये कैसा रहेगा, ये रहेगा पॉजिटिव एकदम। इसके जो पीछे वाला इलेक्ट्रॉन है, इसके पीछे वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, वो मूव करके वापस, वो मूव करके इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से अट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। और ये जो चीज है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये पीछे की डायरेक्शन में मूव करेगी और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा यहाँ पर। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहले ही चला गया था, ये ऐसा। तो आप देख पा रहे हो कि ये एक ऐसा पॉजिटिव पार्ट है, ये ऐसा पॉजिटिव पार्ट है जो यहाँ था सबसे पहले, इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव किया तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन ने अपनी जगह छोड़ी, ये अगले वाले पॉजिटिव चार्ज को कवर किया, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट किया इसने। वहीं जो पीछे वाला इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे आया, इसकी जगह ली और एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्रिएट किया। तो आप यहाँ से नोटिस कर सकते हो इस चीज को कि जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है वो इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट तो इस डायरेक्शन के अंदर है, राइट साइड के अंदर। वहीं जो ये बॉक्स है, ये जो बॉक्स है ये पॉजिटिव चार्ज है, दीज बॉक्स आर कॉल्ड होल, इसको बोलते हैं होल, ठीक है। और ये जो होल है, ये जो बॉक्सेस हैं, ये जो होल हैं, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो ये जो चीज मूव कर रही है ना, ये होल है, ये बॉक्स टाइप की कोई चीज है, इसको बोलते हैं अपन इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। समझ में आई मेरी बात? तो इसलिए बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है ये बॉक्स टाइप की चीज होती है, ये क्या होती है, ये होती है पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज, हमारे जो पहले वाले साइंटिस्ट थे वो बोलते थे कि जो पॉजिटिव चार्ज के मूवमेंट को बोलते हैं करंट का फ्लो। लेकिन मॉडर्न थ्योरीज के हिसाब से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये होते हैं पॉजिटिव चार्ज का फ्लो, मॉडर्न थ्योरी के हिसाब से। लेकिन हमारे सारे कंसेप्ट डिपेंड करते हैं, जितने भी सारी थ्योरीज या फिर कंसेप्ट जो है हमारे, वो डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। इसलिए हम आज भी करंट को क्या बोलते हैं कि करंट फ्लो करता है किसके, अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये सारी चीजें तुम्हें याद रखनी है तो रखो, मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताई है, बाकी तुम्हारे पेपर में ये नहीं आएगी। बस तुम्हें इतना याद रखना है कि जो इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो होता है वो कैसा होता है, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट चीज हम देखते हैं कि जो एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है वो कैसे डिनोट किया जाता है। कि मान लो इलेक्ट्रॉन जो है वो इस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हैं, और जो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो इसको कैसे दिखाया जाएगा किसी भी सर्किट में, वो दिखाया जाएगा, मान लो कोई भी सर्किट है, यहाँ पे एक बैटरी जुड़ी हुई है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, यहाँ पे मान लो कोई बैटरी जुड़ी हुई है, और जो इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो है वो कैसे दिखाया जाएगा, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो दिखाया जाएगा आपको नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये किसका फ्लो है, ये है इलेक्ट्रॉन का फ्लो। वहीं अगर मान लो मैं आपसे बात करूंगा कि चार्ज का फ्लो कैसा रहेगा, मींस इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो कैसा रहेगा, जस्ट इलेक्ट्रिक करंट मींस जस्ट जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है इनके अपोजिट, ये जो फ्लो है ये किसका है, ये है चार्ज का। कौन से चार्ज का, इलेक्ट्रिक चार्ज का, इलेक्ट्रिक चार्ज का। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो किस डायरेक्शन से होता है, तो आप यहाँ पे बोलोगे कि सर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो फ्लो करते हैं कहाँ से, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव। कोई दिक्कत है, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ फ्लो करते हैं, नेगेटिव से लेके पॉजिटिव तक। वहीं जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो कैसे मूव करता है, वो मूव करता है हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव, वो मूव करता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। ये कैसे करेगा, कैसे करेगा, मूव फ्रॉम पॉजिटिव से लेके और नेगेटिव की डायरेक्शन के अंदर चार्ज जाएगा। और वहीं अगर इलेक्ट्रॉन कैसे जाएगा, फ्रॉम नेगेटिव टू
पॉजिटिव। पूछ सकता है तुमसे, तुम्हें याद रखना है, एक बार कोई भी एक चीज को याद रख लो, या फिर तुम इलेक्ट्रिक करंट को याद रख लो या फिर इलेक्ट्रॉन को याद रखो। ज्यादा बढ़िया रहेगा तुम इलेक्ट्रॉन को याद रखो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। तो इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव होता है, तो तुम यहाँ से रिलेट कर सकते हो कि हाँ इसके पास नेगेटिव है, मतलब कि ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा। और इसका उल्टा जो कौन जाएगा, वो जाएगा इलेक्ट्रिक चार्ज। एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कैसे डिनोट किया जाएगा, एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मान लो ये करंट इस डायरेक्शन के अंदर फ्लो कर रहा है, तो मैं इसको दिखाऊंगा आई से, ठीक है। मैं इसको दिखाऊंगा किससे, मैं इसको दिखाऊंगा आई से। मींस इलेक्ट्रिक करंट इज डिनोटेड बाय द लेटर आई। आई से डिनोट किया जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस बाय द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब आप यहां से समझ चुके हो इस चीज को, जो मैंने पहले आपको समझाई थी, कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन के अंदर मूव करेंगे, इस डायरेक्शन के अंदर मूव करेंगे, तो उतने ही यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज थे, यहाँ पे जो होल्स थे, वो बैक डायरेक्शन के अंदर क्रिएट होते हुए चले जाएंगे। समझ में आ रही मेरी बात। तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव करते जाएंगे, और कितना जल्दी कितना देर से वो मूव कर रहे हैं, और कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं किसी भी टाइम पीरियड के अंदर, उतना ही इलेक्ट्रिक करंट इस डायरेक्शन में तुम्हें फ्लो होता दिखेगा। तो मीन्स इलेक्ट्रिक करंट इज नथिंग बट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कि किस रेट से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, बस उसी रेट से क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, तो आप बोल सकते हो कि जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं वो किस हिसाब से मूव कर रहे हैं, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, या फिर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी टाइम में मूव कर रहे हैं, वो ही होता है इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन तुम लिखोगे, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन ए सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। द रेट ऑफ फ्लो मीन्स द अमाउंट ऑफ चार्ज, वही बोल रहा हूं मैं, द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम, कि किसी भी वायर के अंदर एक पर्टिकुलर टाइम टी टाइम के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं इस डायरेक्शन के अंदर, वो फ्लो जो है, वो फ्लो का जो रेट है क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे चलो। यहाँ तक हमें समझ में आ गया। इसको देखो, जैसे आप इसको देखो तुम, जैसे ये जो कोई भी वायर है और इसके अंदर हम करंट को फ्लो करवा रहे हैं, इसके अंदर हमारा करंट फ्लो कर रहा है। करंट मान लो अगर इलेक्ट्रॉन है वो इस डायरेक्शन के अंदर फ्लो कर रहे हैं, तो हमारा इलेक्ट्रिक करंट किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन के अंदर मूव करेगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा ये इलेक्ट्रिक करंट। और ये ऐसे तुम्हें कई बार स्पार्क देखने को मिलेंगे। ये स्पार्क क्या है, तुम्हें करंट दिखेगा कैसे, वैसे तुम्हें बिल्कुल नहीं दिखेगा करंट, लेकिन तुम्हें कैसे फिनोमेना दिखेगा करंट का, अगर मान लो तुम इस पॉजिटिव या फिर इस नेगेटिव वाले पार्ट को एकदम से जोड़ दोगे, टच कर दोगे, देन यू विल सी ए स्पार्क। दिस स्पार्क मीन्स दो वायर जब अपोजिट करंट की जब एक दूसरे से टकराती हैं, तो वो जनरेट करती हैं किसको, एक हीट को, एक स्ट्राइक होती है उनके बीच में, और वो जनरेट करती है हीट। तो ये जो स्पार्क है ये आपको देखने को मिलता है कब, जब आप किसी भी पॉजिटिव या फिर नेगेटिव टर्मिनल किसी चार्ज को टच करोगे। ठीक है। अब इसके बाद देखो तुम, अब तुम इसके बाद यहाँ पे देखो इस चीज को, कि मान लो कोई भी ये जो वायर है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं इस डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, मान लो एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन एंड सो ऑन। मैंने बोला कि ये जो टोटल इलेक्ट्रॉन है, इनको मैं काउंट कर लूँ कि ये एन इलेक्ट्रॉन है, और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है, ई चार्ज है। तो ये मेरे पास टोटल टोटल चार्ज आ गया, मेरा टोटल चार्ज आ गया। ये टोटल चार्ज को डिनोट करते हैं हम बड़े वाले क्यू से हम टोटल चार्ज को डिनोट करते हैं। तो हमारे पास नेट चार्ज कितना आ गया, हमारे पास नेट चार्ज आ गया क्यू। और हम इस चीज को बोल सकते हैं कि मान लो ये टी टाइम के अंदर ये क्यू चार्ज जो है ये मूव कर रहा है कहाँ से, इस डायरेक्शन के अंदर। नेट चार्ज क्यू मूव कर रहा है टी टाइम के अंदर, इस डायरेक्शन के अंदर। तो उसी टाइम जब हम इलेक्ट्रिक करंट निकालेंगे यहाँ से, कि जो आई है, क्योंकि आई से डिनोट करते हैं हम, कि जो आई है ये कितना है, ये है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मींस ट्रांसफर ऑफ नेट चार्ज पर यूनिट टाइम, कि किसी भी टी टाइम के अंदर कितना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। तो इसको कैसे डिनोट करते हैं हम, डेल क्यू, मींस टोटल चार्ज कितना ट्रांसफर हो रहा है पर यूनिट टाइम, मींस पर यूनिट टाइम। कोई दिक्कत? तो तुम्हें पता चला कि हाँ सर, इलेक्ट्रिक करंट हम निकालते हैं कि कितना फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रॉन का किसी टाइम टी में, कितना फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, कितना फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, या कितना फ्लो हो रहा है किसी चार्ज का किसी टी टाइम के अंदर, हम निकालते हैं ऐसे। तो इसको देखो तुम, कि इफ द नेट इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू,
अगर नेट इलेक्ट्रिक चार्ज Q है, ये कैसे निकालेंगे हम? ये निकालेंगे Ne से, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो थ्रू ए क्रॉस सेक्शन, किसी भी वायर से कितना नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो फ्लो हो रहा है ऑफ ए कंडक्टर इन टाइम टी, इन टाइम टी। ठीक है, मेरी बात समझ में आई तुम्हें? एक सेकेंड। ठीक है, समझ में आई तुम्हें कि कितना चार्ज फ्लो हो रहा है किसी भी टाइम टी के अंदर, वो हमारा क्या रहेगा? वो हमारा रहेगा इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है सर, हमें इलेक्ट्रिक चार्ज समझ में आ गया। अब डिस्कस करेंगे हम इसकी एसआई यूनिट की, कि चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है या फिर इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट क्या होती है। तो हम बात करते हैं इनकी एसआई यूनिट के ऊपर। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं कि एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड करंट। ठीक है, हमने दो चीजें पढ़ी हैं, तुम बस मेरी बात ध्यान से सुनते जाओ, एक बार कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है तुम्हें, बस तुम सुनते जाओ। हमने दो चीज पढ़ी है, हमने पढ़ा है सबसे पहले चार्ज, और सेकंड चीज हमने पढ़ी है कौन सी चीज? करंट। कौन सा करंट? इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। अब हम बात करने वाले हैं इनकी एसआई यूनिट को। देखो, एसआई यूनिट एक ऐसी यूनिट होती है जो इंटरनेशनली वैलिड होती है, जो इंटरनेशनली वैलिड होती है, और इसको कौन डिसाइड करता है? इसको डिसाइड करता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, एक कोई ऑर्गेनाइजेशन है, आप छोड़ो उसको, वो डिसाइड करता है। हमें ये चीज पता है कि किसी बॉडी के ऊपर चार्ज क्यों होता है? किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज होता है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन या फिर ड्यू टू प्रोटॉन। इनके जो चार्जेस हैं वो फिक्स हैं, प्लस माइनस 1.602 इंटू 10⁻−19, -19, ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। ये क्या है? ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, और इस न्यूमेरिकल वैल्यू के अंदर ये चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन एंड एक प्रोटॉन के ऊपर। तो ये एक इलेक्ट्रॉन या फिर एक प्रोटॉन के ऊपर ये चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन के ऊपर चार्ज है। और मैंने आपको बोला था कि जो नेट चार्ज निकलता है, जो नेट चार्ज निकलता है वो कैसे निकलता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंसीडर कर लेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज है वो। अब इस ऑर्गेनाइजेशन ने सेटअप किया कि हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अगर बोलते हैं कि हम कितने इलेक्ट्रॉन लेते हैं, हम इलेक्ट्रॉन लेते हैं 6.24 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। इसने एक फिक्स अमाउंट दे दिया, इसने बोला कि जब हम 6.24 इंटू 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ले लेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से जब हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब हम 1.602 इंटू 10⁻19 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास जो भी चार्ज निकल के आएगा, जो भी हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी, जो हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू निकल के आएगी, वो इक्वल्स टू रहेगी, वो इक्वल्स टू रहेगी किसी चार्ज के, किसी चार्ज के वो इक्वल्स टू रहेगी। और इस इंटरनेशनल सिस्टम ने, इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने इस चार्ज को नाम दिया 1 कूलम, 1 कूलम। ठीक है, तो मतलब कि जो 1 कूलम चार्ज है, जो ये 1 कूलम चार्ज है, ये एक फंडामेंटल यूनिट है, ये एक फंडामेंटल यूनिट है किसकी? चार्ज की। फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं? जैसे कि जो कुछ एसआई यूनिट्स ऐसी होती हैं जो फंडामेंटल होती हैं, 7+2 होती हैं, तुम 7 अभी पढ़ोगे, पिछली क्लास में, पिछले तुम्हारी क्लास में तुम पढ़ के आए हो उस चीज को, तो तुम फर्दर पढ़ोगे 11th क्लास में। तो मतलब कि जो चार्ज की एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है? एक फंडामेंटल यूनिट होती है, और ये फंडामेंटल यूनिट एक कूलम बोली गई है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और इस एक कूलम के अंदर कितने होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? 6.24 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और एच को मल्टीप्लाई करते हैं एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से। तो जो नेट चार्ज हमारा निकल के आता है वो चार्ज कितना होता है हमारा? 1 कूलम। ठीक है, तो आपको पता चला कि हाँ, जो ये चार्ज की एसआई यूनिट होती है, जो इस चार्ज की एसआई यूनिट होती है, ये क्या होती है? ये कूलम होती है, ये कूलम होती है। और ये किससे मिलके बनती है? ये बनती है सर एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को, और जब हम कितने इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं? 6.24 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स को हम जब कंबाइनली देखेंगे तो उसके ऊपर जो चार्ज रहेगा वो चार्ज रहेगा हमारा एक कूलम, और इसको बोली गई है एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। अब हम बात करते हैं करंट की, अब हम बात करते हैं करंट की। करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है? इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट होता है रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन ए टाइम पीरियड, इन ए टाइम पीरियड। अगर मैं आपसे बात करूं कि जो ये हम आई से डिनोट करते हैं, ये क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट होता है। ये मीन्स ये किसके इक्वल्स टू होता है? ये इक्वल होता है कितना अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर हुआ है किसी पर्टिकुलर टाइम के अंदर, किसी पर्टिकुलर टाइम के अंदर। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि ये जो वैल्यू होती है, मैंने बोला कि एक कूलम चार्ज ही ट्रांसफर हुआ है, एक कूलम चार्ज ही, कूलम चार्ज ही ट्रांसफर हुआ है किसमें? 1 सेकंड के अंदर। किसके अंदर? 1 सेकंड के अंदर,
1 सेकंड के अंदर। तो ये जो वैल्यू निकल के आएगी, ये जो वैल्यू निकल के आएगी जब मैं बोलता हूँ कि 1 कूलम चार्ज ट्रांसफर हुआ है 1 सेकंड के अंदर, तो ये निकल के आती है 1 एम्पीयर। 1 एम्पीयर। ये जो एसआई यूनिट है 1 एम्पीयर, ये किसकी एसआई यूनिट है? इलेक्ट्रिक करंट की। इसकी इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट है। क्या है? 1 एम्पीयर। 1 एम्पीयर। और 1 एम्पीयर किसके बराबर होता है? जब 1 कूलम चार्ज ट्रांसफर होता है 1 सेकंड के अंदर, तो उस टाइम पे जो भी इलेक्ट्रिक करंट सर्किट में फ्लो होगा वो होता है 1 एम्पीयर। 1 एम्पीयर। कोई दिक्कत है? कोई भी दिक्कत नहीं है सर हमें। हमें यहाँ से ये समझ में आया है, हमें यहाँ से ये चीज़ प्रॉपर्ली समझ में आई है कि जो चार्ज है वो एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मिलकर नेट चार्ज निकलता है, नेट चार्ज निकल करता है। जब हम एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को कंसीडर करते हैं, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है हमारी, वो कितनी होती है हमारी? 1.602 इंटू 10⁻19 कूलम, -19 कूलम। और जब हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेते हैं, कितने? 6.24 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन को एक साथ कंबाइन करके देखते हैं, तो हमारे पास जो चार्ज होता है वो होता है हमारा 1 कूलम। 1 कूलम चार्ज। तो हमें हमें पता चल गया कि चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है वो कूलाम होती है, और वो 1 कूलाम किस होती है? इतने इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई करते हैं 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज से। वहीं हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट है, वो क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट वो क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो होता है ट्रांसफर ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। चार्ज की जो एसआई यूनिट हमने अभी देखी है वो होती है 1 कूलम। 1 कूलम। और 1 सेकंड के अंदर जितना चार्ज ट्रांसफर होगा वो होती है आई, वो होती है इलेक्ट्रिक करंट। और जब 1 कूलम 1 सेकंड में ट्रांसफर होगा, जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होगा इस चार्ज के मूवमेंट की वजह से, उसको बोलते हैं हम 1 एम्पीयर। 1 एम्पीयर। तो 1 एम्पीयर मींस एम्पीयर जो होती है ये होती है एसआई यूनिट किसकी? इलेक्ट्रिक करंट की। और 1 एम्पीयर को हमें डिफाइन करने के लिए पेपर में क्वेश्चन आता है कि 1 एम्पीयर क्या होता है? इफ ये जो 1 कूलम चार्ज है, ये 1 कूलम चार्ज, इफ 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो थ्रू ए क्रॉस सेक्शन, इन 1 सेकंड, इज इक्वल टू 1 एम्पीयर। 1 एम्पीयर। तो ये डेफिनेशन तुम लिख के आओगे इसके अंदर कि 1 कूलम चार्ज जब ट्रांसफर होता है, 1 कूलम चार्ज जब फ्लो होता है किसी सर्किट के अंदर 1 सेकंड के अंदर, तो जो करंट फ्लो होता है वो कितना होता है? 1 एम्पीयर। और जो एम्पीयर होती है ये होती है इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट। अब इसको हम आगे देखते हैं कि रियल में ये होती क्या है। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम। हमने देखा कि हाँ, एसआई यूनिट होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की, कूलम होती है। और वहीं एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कितनी होती है? वो होती है एम्पीयर। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है? एम्पीयर होती है। एम्पीयर इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू ए सरफेस एट द रेट ऑफ 1 कूलम पर सेकेंड। मतलब 1 कूलम पर सेकेंड के रेट से जब ट्रांसफर होता है किसी भी चार्ज का 1 सेकेंड के अंदर, तो हमारा निकल के आता है एम्पीयर। उस यूनिट को बोलते हैं एम्पीयर। और एम्पीयर ऐसा यूनिट होती है इलेक्ट्रिक करंट की। वही डेफिनेशन है किसकी? एम्पियर की। इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू ए क्रॉस सेक्शन इन 1 सेकंड, 1 सेकंड में अगर 1 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है, तो इट विल बी इक्वल टू द 1 एम्पियर। 1 एम्पियर के बराबर होगा। दिस मीन्स 1 एम्पियर दैट इज इक्वल्स टू 1 कूलम पर सेकंड, 1 कूलम बाय 1 सेकंड। ओके। इसके बाद हम कुछ क्वांटिटीज और देखते हैं। कुछ स्मॉलर क्वांटिटीज भी होती हैं इसकी। स्मॉलर क्वांटिटीज कैसे होती हैं? जैसे कि मिली एम्पियर। अगर मैं मान लो 1 एम्पियर की बात करता हूँ, 1 एम्पियर, उसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 10⁻³ से, तो जो मेरी वैल्यू निकल के आती है वो होती है मिली एम्पियर। और अगर मैं उसके और छोटे टुकड़े कर दूं, उस एम्पियर के और छोटे छोटे टुकड़े कर दूं, तो मेरे पास निकल के आता है माइक्रो एम्पियर। माइक्रो एम्पियर, इसको ऐसे डिनोट करते हैं और इसको ऐसे डिनोट करते हैं। याद रखना ये चीजें इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है, तुमसे पूछी जाती है ये कि 1 मिली एम्पियर दैट इज इक्वल्स टू 10⁻³ एम्पियर। और 1 माइक्रो एम्पियर दैट इज इक्वल्स टू 10⁻⁻6 एम्पियर। मैंने अच्छे से लिख दिया है इसको, यहाँ से देख लेना, ये -3 ऊपर है, ऐसे लिखा हुआ है ये, ठीक है। तो तुमसे पूछा जाए कि 1 मिली एम्पियर दैट इज इक्वल्स टू 10⁻³ एम्पियर,
और अगर 1 माइक्रो एम्पियर पूछा जाए दैट इज इक्वल्स टू 10⁻⁻6 एम्पियर, और 1 एम्पियर ऐसा यूनिट होती है किसकी, इलेक्ट्रिक करंट की। कोई दिक्कत है? इसके बाद हम फर्दर देखते हैं कि सर ये तो करंट तो हमने देख लिया, लेकिन इसको कुछ मेजर करने के लिए भी कोई चीज़ होती होगी भाई, सर्किट के अंदर जो चीज़ मूव कर रही है वो हमें दिख तो नहीं रही है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि कितना करंट मूव हो रहा है या फिर कितने चार्ज फ्लो हो रहे हैं एक सेकंड के अंदर या किसी पर्टिकुलर टाइम के अंदर? तो उसको मेजर करने के लिए मेरे भाई होता है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर की एक ऐसी डिवाइस होती है, ये ऐसी दिखती है, और ये क्या, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है करंट को मेजर करना किसी भी सर्किट में, कि कहीं किसी वायर के अंदर अगर करंट फ्लो हो रहा है तो हमें इससे पता चलेगा कि कितना करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, गैल्वेनोमीटर जो होता है इसके साथ हम एक रेजिस्टेंस को और ऐड कर देते हैं और फिर एक सर्किट का फॉर्मेशन करते हैं, वो सर्किट कुछ ऐसा दिखता है और इस सर्किट को बोलते हैं अपन एमीटर, इस सर्किट को हम बोलते हैं एमीटर, ठीक है। तो ये गैल्वेनोमीटर लगा, इसके इसके साथ हमने एक रेजिस्टेंस को लगाया, कैसे लगाया डजेंट मैटर, बस ये याद रखो, एक रेजिस्टेंस को हमने लगाया, कोई भी चीज हमने लगाई, रेजिस्टेंस भी हम पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस को हमने लगाया एक गैल्वेनोमीटर के साथ और एक सर्किट का फॉर्मेशन किया। ये जो सीरीज सीक्वेंस होता है, जब हम किसी वायर के अंदर कुछ चीजों को जोड़ते हैं, जैसे गैल्वेनोमीटर जोड़ा और फिर हमने साथ साथ ये जोड़ दिया रेजिस्टेंस, ये एक फॉर्मेशन करता है, ये जो डायग्राम है ये सर्किट का रिप्रेजेंटेशन है बस। अभी तुम ऊपर ऊपर से समझ लो कि जब भी मैं किसी गैल्वेनोमीटर के साथ रेजिस्टेंस का यूज करता हूं तो वो एक फॉर्मेशन करता है किसका, एमीटर का। ये फॉर्मेशन करता है किसका, एमीटर का। और ये एमीटर एक ऐसी डिवाइस होती है जिससे हम इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं, करंट इन द सर्किट, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सर बच्चों बच्चों बताओ कि करंट को किस डिवाइस से मेजर किया जाता है, तो करंट को मेजर किया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर किया जाता है किसमें, एमीटर के थ्रू, ठीक है। और एक चीज तुम पक्का याद रखना कि ये हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। सीरीज कैसे होती है सर? सीरीज होती है कि मान लो यहाँ से कोई वायर आ रही है, मान लो सुपरफिशियली बता रहा हूँ, आगे अच्छे से समझेंगे सीरीज और पैरेलल को। कोई डिवाइस आ रही है, यहाँ से कोई वायर आ रही है और यहाँ पर कोई भी चीज लगी हुई है, कोई भी चीज लगी हुई है, उसके अंदर अगर हमें करंट को मेजर करना है तो इसके साथ साथ हम यहाँ पर यूज करेंगे एमीटर का, हम यहाँ पर यूज करेंगे एमीटर का, ठीक है। तो मतलब इसके साथ साथ हम यूज करेंगे वायर का, कंटिन्यूअसली वायर जा रही है, वायर को बीच में से दो हिस्सों में तोड़ा हमने, दो हिस्सों में तोड़ा, एक हिस्से के अंदर हमें मेजर करना है करंट को, तो उसके जस्ट सामने, उसके जस्ट बाद में या पहले हम एमीटर का यूज करेंगे। ये होता है सीरीज के अंदर लगाना किसी चीज को, कि एक वायर जा रही है, उसकी इस जगह पे अगर हमें मेजर करना है तो हमने उसके जस्ट साइड में यहाँ पे वायर को कट करके हमने लगा दिया एमीटर हमारा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एमीटर। ये हमारा क्या है, एमीटर। तो एमीटर हमेशा किसी सर्किट के अंदर सीरीज के अंदर यूज होता है एकदम ऐसे, ठीक है, एकदम ऐसे।